ईंटें, मन के तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है ईंटें, मन के तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज हम लोग अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कच्चा माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। कच्चा माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है कच्चा माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। ठीक, इसमें हम लोगों को जानना है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। देखो, हमारा पहला टॉपिक है कच्चा माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। इसमें हमें पढ़ना है उपमहाद्वीप तथा उससे आगे आने वाला माल। तो इसमें हमें क्या जानना है? इस पहले टॉपिक में हमें समझना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल प्राप्त करने के लिए किन किन नीतियों का उपयोग करते थे, कौन कौन सी नीतियाँ वे लोग अपनाते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख नीतियाँ अपनाते थे। तो कितनी नीतियाँ अपनाते थे? दो। पहली नीति थी बस्तियां बसाकर, और दूसरी नीति थी अभियान भेजकर। देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता में जो कच्चा माल मंगाने की नीतियाँ थी उसमें पहली नीति थी बस्तियां बसाकर, दूसरी नीति थी अभियान भेजकर। बस्तियां बसाने का मतलब ये है कि जहाँ पर कच्चा माल मिलता था वहीं पर जाकर अपनी बस्तियों को बसा लेते थे। ठीक, जैसे हमने नागेश्वर और बालाकोट के एग्जाम्पल में देखा, नागेश्वर व बालाकोट। इससे पिछली क्लास में हमने नागेश्वर और बालाकोट के बारे में पढ़ रखा है। तो जिसको याद है नागेश्वर और बालाकोट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए कि भाई नागेश्वर और बालाकोट में मुख्य रूप से ये चीज़ें पाई जाती थी। ठीक है, दूसरा राजस्थान। देखो, अभियान भेजकर राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। खेतड़ी से प्राप्त होता है तांबा। तो वहाँ पर अभियान भेजा जाता था कि लोगों का एक ग्रुप जाएगा और वहाँ से तांबा प्राप्त करके लाएगा। ठीक, दूसरा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से आता था सोना, तो वहाँ पर भी अभियान भेजा जाता था और अभियान भेजकर वहाँ से सोना मंगाया जाता था। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में कच्चा माल प्राप्त करने की कौन कौन सी नीतियाँ थी, तो दो नीतियाँ थी। पहली नीति है बस्तियां बसाकर, जैसे नागेश्वर और बालाकोट में उन्होंने किया था। दूसरा अभियान भेजकर, जैसे राजस्थान की खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था और दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता था। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क। इस टॉपिक में हमें जानना है हड़प्पा सभ्यता के विदेशी संबंध। ठीक है, तो इसमें हमें मुख्य रूप से दो देशों के नाम याद रखने हैं, दो जगहों के नाम याद रखने हैं। एक है मगान और एक पूरी की पूरी सभ्यता मेसोपोटामिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मगान के बारे में समझेंगे। देखो, नाम है मगान। आज हम लोग इसको कहते हैं ओमान। ठीक है, आज हम इसको क्या कहते हैं? ओमान। जो अरब प्रायद्वीप है उसके कोने में यानी दक्षिण कोने में बसा हुआ एक देश है ओमान। ठीक, देखो क्या था, ओमान से ना बड़ी मात्रा में तांबा प्राप्त किया जाता है। ठीक,
ओमान का जो तांबा है उसमें निकल के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, ओमान से क्या प्राप्त किया जाता है? तांबा, और ओमान के तांबे में निकल के अंश पाए जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी ऐसी पुरावस्तुएं पाई गई हैं जो धातुओं से बनी हैं। ठीक, तो बहुत सी पुरावस्तुएं पाई गई हैं जो धात्विक हैं। जब पुरातत्वविदों ने उनका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया जो निकल के अंश ओमान के तांबे में पाए जाते हैं, वही निकल के अंश जो है हड़प्पा की भी पुरावस्तुओं में पाए गए हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ समझ में आई कि देखो, ओमान से तांबा प्राप्त किया जाता है, ओमान के तांबे में निकल के अंश पाए जाते हैं, और हड़प्पा सभ्यता में पुरावस्तुएं जो पाई गई हैं उनमें भी जो तांबा यूज़ किया गया उस तांबे में निकल के अंश पाए गए हैं। ठीक, इससे पता चलता है कि ओमान और हड़प्पा सभ्यता का आपसी संबंध था। एक और चीज़ बताता हूँ, देखो, ओमान में एक मर्तबान मिला है। ठीक है, ओमान में मिला है एक मर्तबान मतलब जग की तरह शेप में एक बर्तन पाया गया है, एक पात्र पाया गया है जिसके ऊपर काली परत चढ़ी हुई है। इसके ऊपर क्या चढ़ी हुई है? काली परत चढ़ी है, मतलब बहुत मोटी काली परत चढ़ी हुई है इसके ऊपर। ऐसा माना जाता है कि शायद इसमें कोई तरल पदार्थ रखते होंगे ताकि वो तरल पदार्थ रिसे ना, इसीलिए उस पर मोटी परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो ओमान से एक मर्तबान प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर काली परत चढ़ाई गई है, और काली परत इसलिए चढ़ाई गई है ताकि उसमें जो हम तरल पदार्थ रखें वो रिसे ना, इसलिए उस पर काली परत चढ़ाई गई है। ये मर्तबान बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे। ठीक है, तो समझ में आया? तो जो ये मर्तबान थे वो हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे। तो इन बातों से हमें ये लगता है कि हड़प्पा सभ्यता और ओमान के आपसी संबंध थे। ठीक, तो शुरू से समझते हैं। देखो, ओमान, अब ये सोचो कि मगान क्यों लिखा है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ओमान, देखो, ओमान से ना तांबा प्राप्त किया जाता है, ओमान के तांबे में निकल के अंश पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो धातु की वस्तुएं पाई गई हैं जिनमें तांबे की वस्तुएं भी हैं, उनमें भी निकल के अंश पाए गए हैं। ठीक है, तो ये बात बताते कि हड़प्पा सभ्यता और ओमान के बीच कहीं ना कहीं रिश्ता था, संबंध था। अब ओमान में मर्तबान पाया गया है जिस पे काली परत चढ़ी गई है। माना जाता है कि ये जो मर्तबान है ये तरल पदार्थ रखने के लिए काम आता होगा, और इस पर काली परत इसलिए चढ़ाई गई थी ताकि जो तरल पदार्थ है रिसे ना, और ये जो मर्तबान है वो हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे। ठीक, तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता और ओमान के बीच आपसी संबंध था। ठीक, दूसरा हमारा बनता है मेसोपोटामिया। देखो, सबसे पहली बात, मेसोपोटामिया की जो लिपि है उसे पढ़ा जा चुका है। ठीक, इसकी लिपि को पढ़ा गया है। इसकी लिपि में कुछ शब्द मिले हैं जिसमें एक शब्द है मगान, और इसी मगान का मतलब है ओमान। एक शब्द है दिलमुन जिसका मतलब है बहरीन द्वीप, और एक शब्द है मेलुहा जिसका मतलब है नाविकों का देश। नाविकों का देश यानी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा गया है, और मेसोपोटामिया की लिपि में मगान शब्द का उपयोग है जो कि ओमान के लिए है, दिलमुन शब्द का उपयोग जो कि बहरीन द्वीप के लिए है, और मेलुहा शब्द का उपयोग, मेलुहा का मतलब होता है नाविकों का देश, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लिए यूज किया गया है। एक और बात, मेसोपोटामिया में जो तांबा पाया गया है, तांबा, उसमें भी निकल के अंश मिलते हैं। तो माना जाता है कि जो तांबा है
वो ओमान से ही मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता को पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता, ओमान और मेसोपोटामिया तीनों का आपस में संबंध था। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आया। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क एक बार दोबारा देखते हैं। देखो भाई, ओमान से तांबा प्राप्त किया जाता है। ओमान का जो तांबा है उसमें निकल के विशेष अंश पाए जाते हैं, और हड़प्पा सभ्यता में जो पुरा वस्तुएं पाई गई हैं उनमें तांबे की वस्तुएं भी हैं, उनमें भी सेम निकल के अंश पाए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ओमान और हड़प्पा सभ्यता का आपसी व्यापार होता था। ओमान में एक काला मर्तबान, काली परत चढ़ा हुआ मर्तबान पाया गया है, और ऐसे मर्तबान जो है वो हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे। ठीक, तो इससे वो चलता है कि ओमान और हड़प्पा सभ्यता का आपसी संबंध था। दूसरी चीज़ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा जा चुका है। मेसोपोटामिया की लिपि में कुछ वर्ड्स आते हैं, जिसमें एक है मगान। मगान का मतलब है ओमान, एक है दिलमुन जिसका मतलब है बहरीन द्वीप, एक है मेलुहा जिसका मतलब है नाविकों का देश यानी हड़प्पा सभ्यता। और मेसोपोटामिया के तांबे में भी जो निकल के अंश पाए गए हैं वो ओमान के तांबे से मिलते हैं। तो इससे इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो ओमान और मेसोपोटामिया दोनों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोहरें, लिपि तथा बाट। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा ये है। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे मोहरों और मुद्रांकन के बारे में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मोहरों और मुद्रांकन के बारे में। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मिली है, जो सबसे विशेष चीज मिली है, वो है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। ठीक, तो अगर मैं बोलूं हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है तो वो है यहाँ की मोहरें। ठीक, क्लियर। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है यहाँ की मोहरें। मोहरें बनती किससे थी? ये बनती थी सेल खड़ी नामक पत्थर से। ठीक है, मोहरें सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, इन पे कौन से चित्र अंकित होते थे? अगर चित्रों की बात करें तो इन पर पशु पक्षी और प्रकृति और आद्य शिव और एक सींग वाला गेंडा, तो इनके जो है चित्र अंकित होते थे। तो बात करें पशु पक्षी, प्रकृति, आद्य शिव यानी हिंदू धर्म के भगवान शिव, और एक सिंग वाला गेंडा जिसे पवित्र माना जाता था, उसके जो चित्र हैं वो अंकित होते थे। ठीक है, तो मोहरों के बारे में सबसे पहली चीज, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मोहरें। बनती थी सेलखड़ी नामक पत्थर से। चित्र किसके? पशु पक्षी, प्रकृति, आद्य शिव और एक सिंग वाले गेंडे। ठीक है, अब जो मोहरें थी इनका उपयोग किया जाता था लंबी दूरी के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए। इनका उपयोग क्या था? उपयोग था इनका लंबी दूरी के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि मोहरों का उपयोग किया जाता लंबी दूरी के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए। तो कैसे किया जाता था? देखो, मान लो अब किसी व्यक्ति को एक सामान से भरा थैला दिया गया, गीली मिट्टी लगा के उसके ऊपर स्टैंप मार दी गई, मोहर जो है वो लगा दी गई। उसके बाद वो अपने उस सामान को लेकर जहां उसे पहुंचना है वहां के लिए निकलता है। अगर वो मोहर सही सलामत है तो इसका मतलब सामान सही सलामत है। अगर वो मोहर टेढ़ी मेढ़ी यानी उससे आकर के बिगड़ गई तो इसका मतलब सामान के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से लंबी दूरी के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है लिपि।
एक रहस्यमयी लिपि। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को एक रहस्यमयी लिपि कहा जाता है, बताइए कैसे। तो सबसे पहले हमें जो बात समझनी है, चलो यही बता देता हूँ कि रहस्यमयी लिपि क्यों है। तो रहस्यमयी लिपि इसलिए है क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक। तो पहला, अगर हम लोग पहली बात को समझे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई अभी तक इसको जो है पढ़ा नहीं गया है, ठीक। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता की लिपि चिन्हात्मक है। देखो चिन्हात्मक क्या होता है, इसमें चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं, इसमें ना कि वर्ण है, अक्षर नहीं है, चिन्ह बना रखे हैं। जैसे मछली बना दी, ठीक, तो मछली का चिन्ह हो गया। तो ये जो लिपि है वो है चिन्हात्मक, ना कि वर्णमालीय। तो वर्णमालीय लिपि नहीं है, ये एक चिन्हात्मक लिपि है, ठीक। तो इसमें माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं करते थे। इसमें जो सबसे लंबा अभिलेख है, सबसे लंबा अभिलेख जो है वह 26 चिन्हों का, ठीक है। 26 चिन्हों का अभिलेख जो है उसको सबसे लंबा जो अभी तक मिला है अभिलेख हड़प्पा सभ्यता का, वह है 26 चिन्हों का अभिलेख, ठीक है। और इसमें कुल चिन्ह पाए गए हैं अभी तक, कुल चिन्ह पाए गए हैं 375 से 400। तो 375 से लेकर 400 तक जो है चिन्ह पाए गए हैं, ठीक। देखो इनकी लिपि ना चिन्हात्मक थी, तो इसे समझना काफ़ी आसान था। जैसे पेड़ का चिन्ह बना दिया, मछली का चिन्ह बना दिया, तो इससे इतिहासकार इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ जो साक्षरता दर थी, जो लिटरेसी रेट थी, वो व्यापक थी, यानी पढ़े लिखे यहाँ पर लोग होते थे ज़्यादा, वो सांकेतिक भाषा को समझ लेते थे, ठीक है। तो कुल चिन्ह कितने, 375 से 400 के बीच। और एक और इसकी विशेष बात कि इसे दाईं से बाईं ओर लिखा गया था, इसे दाईं से बाईं ओर लिखा गया था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रमुख बातें, सबसे पहले तो इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये एक चिन्हात्मक लिपि है, ना कि वर्णीय लिपि है। इसमें सबसे लंबा अभिलेख मिला है 26 चिन्हों का। इसमें कुल जो चिन्ह मिले हैं वो 375 से 400, और इस लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को एक रहस्यमय लिपि कहा जाता है, ठीक। तो अब बढ़ते हम लोग आगे, अपना अगला टॉपिक जानते हैं, बाट। देखो सबसे पहली बात भाई, बाटों का उपयोग क्यों किया जाता था। बाटों का उपयोग किया था विनिमय के लिए, विनिमय यानी वस्तुओं के लेन देन के लिए। आज भी हमारे देश में बाटों का उपयोग वस्तुओं के लेन देन के लिए किया जाता है। तो उस समय भी वस्तुओं के लेन देन यानी विनिमय के लिए बाटों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट थे वो चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे, चर्ट नामक पत्थर से बाट बनते थे, ठीक है। तो सबसे पहले बाटों का उपयोग क्या होता था, विनिमय के लिए होता था। चर्ट नामक पत्थर से जो बाट है वो बनाए जाते थे। बाट होते थे द्विआधारी, ठीक, बाट द्विआधारी होते थे, यानी इनके दो आधार होते थे, ठीक। बाट का जो ऊपरी हिस्सा होता था, यानी ऊपरी जो मानदंड था वो द्विआधारी था। ऊपरी मानदंड कैसा था, द्विआधारी था, यानी वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 किस फॉर्म में चलता था। जैसे 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। तो उनका जो ऊपरी मानदंड था वो द्विआधारी था। और निचला मानदंड जो था, इनका निचला मानदंड दशमलव प्रणाली पर था। दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम, जो हम पॉइंट लगा देते हैं, तो दशमलव प्रणाली पर इनका जो निचला आधार था, यानी निचला जो मानदंड था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। अब देखो सोने और मनके, इन्हें तोलने के लिए छोटे बाटों का उपयोग किया जाता था।
सोने व मनके को तोलने के लिए छोटे बाटों का उपयोग होता था। ठीक है, सोने व मनकों को तोलने के लिए छोटे बाटों का उपयोग किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता से तराजू के पलड़े भी पाए गए हैं। तो क्या पाए गए हैं? तराजू के पलड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से खत्म होता हमारा बाट वाला टॉपिक। तो बाट क्या थे? विनिमय यानी लेन देन के लिए उपयोग किए जाते थे। चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। द्विधारी होते थे, यानी उनका ऊपरी जो मानदंड था वो द्विधारी था, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 की फॉर्म में चलता था। निचला मानदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित था। सोने व मनके को तोलने के लिए छोटे मानदंडों छोटे बाटों का उपयोग होता था। और यहाँ से तराजू के पलड़े भी पाए गए हैं। ठीक, तो इतना चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करते हैं। देखो, हमारा सबसे पहला टॉपिक रहा है कच्चा माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। तो इसमें हमने जाना है कि उपमहाद्वीप तथा उससे आगे से कैसे माल प्राप्त करते थे। तो 2 तरीके थे। पहला बस्तियाँ बसाकर, जैसे नागेश्वर और बालाकोट में किया। दूसरा अभियान भेजकर, जैसे राजस्थान के खेतरी से तांबा मंगाते थे और दक्षिण भारत से सोना मंगाते थे। अगला टॉपिक हमारा था सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, जिसमें हमने मगान और मेसोपोटामिया के बारे में जाना। मगान मतलब आज का ओमान। ओमान से तांबा प्राप्त किया जाता है और इस तांबे में निकल के अंश पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पुरावस्तुओं को जब उनका अध्ययन किया गया तो पाया गया कि जो निकल के अंश ओमान के तांबे में पाए जाते हैं, वही जो निकल के अंश हैं वो हड़प्पा सभ्यता के तांबे में भी पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता और ओमान के बीच व्यापार होता होगा। ओमान से मर्तबान पाया गया है, जिसके ऊपर काली परत जो है चढ़ी हुई है और इसके अंदर तरल पदार्थ रखा जाता होगा, जो कि रिसेना। ठीक, ऐसे जो काले मर्तबान थे वो हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे। ठीक है, अगला हमने जाना मेसोपोटामिया। इसकी लिपि को पढ़ा गया है। इसकी लिपि में मगान शब्द का उपयोग है, जिससे ओमान। दिलमुन शब्द का उपयोग है, जिससे बहरीन द्वीप। और मेलुहा, जिसका मतलब होता है नाविकों का देश, हड़प्पा सभ्यता के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, और मेसोपोटामिया से भी जो तांबा पाया गया है उसके अंदर निकल के अंश प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमने जाना मोहरे लिपि तथा बाट, जिसमें मोहर और मुद्रांकन को समझा। मोहरे जो थी वो सबसे विशिष्ट पुरावस्तुएं थी। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनती थी। पशु पक्षी प्रकृति आद्य शिव एक सिंग वाला गेंडा आदि इनके ऊपर चित्र अंकित किए जाते थे। इनका उपयोग होता था लंबी दूरी के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने जाना हड़प्पा की लिपि एक रहस्यमय लिपि है। क्यों? क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये चिन्हात्मक लिपि है, ना कि वर्णमाली है। इसमें सबसे लंबा अभिलेख जो है 26 चिन्हों का मिला है। इसमें कुल चिन्ह जो है 375 से 400 के बीच है और इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमने बाटों के बारे में जाना कि विनिमय लेन देन के लिए बाटों का उपयोग होता था। चट नामक पत्थर से बाट बनाए जाते थे। बाट का जो ऊपरी मानदंड था वो द्विधारी था, यानी 1, 2, 4, 8 की फॉर्म में। निचला मानदंड जो था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। सोने व मनके को तोलने के लिए छोटे बाटों का उपयोग होता था और यहाँ से तराजू के पलड़े भी पाए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको इस सारा का सारा समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है।